वेलकम टू द गेट वॉरियर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पाइपलाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये लास्ट वीडियो होने वाला है पाइपलाइन का। और यदि आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं अभी देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिए, जिससे आप सभी को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके अंदर। और चलिए इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक प्रोसेसर टेक्स 12 साइकिल्स टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शंस आई। यहाँ पे बताया जा रहा है एक प्रोसेसर है, कोई भी प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर है और वो कितना 12 साइकिल्स ले रहा है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। अब फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द करस्पॉन्डिंग पाइपलाइन प्रोसेसर यूजेस 6 स्टेजेस। अब बताया जा रहा है एक पाइपलाइन प्रोसेसर है जो कि 6 स्टेजेस उसमें है और एग्जीक्यूशन टाइम उसका कितना कितना दिया गया है। मतलब जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेजेस दिए गए हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे ये स्टेजेस, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। और इस तरीके से मतलब अपने माइंड में इस तरीके से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो हमारे पास 6 स्टेजेस दिए गए हैं और हर एक स्टेज का जो टाइम दिया गया एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 3 2 5 4 6 2, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो और अब देखिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन टाइम जो दिया गया है, मतलब ये साइकिल्स, इतने साइकिल्स हैं। व्हाट इज़ द एसिम्प्टोटिक स्पीड अप, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है एसिम्प्टोटिक स्पीड अप एज्यूमिंग दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। हमें एज्यूम करना है कि जो n का वैल्यू है यहाँ पर, n जो होता है, n क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना, बताए थे इसके पहले वीडियो में, जब फर्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे। तो n जो है क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे ये है। तो इसके लिए कैसे हम करते हैं, सबसे पहले याद रखिए यहाँ पे जब भी हम मतलब देखिए स्पीड अप निकालते हैं, ठीक है। और n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। जब हमारे पास नॉन पाइपलाइन इनटू पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन में क्या होगा, k प्लस n माइनस 1 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाई टी टाउ पी नहीं होगा। टाउ पी होता है एक स्टेज के लिए, टीपी जो होता है एक इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, याद रखिए, ठीक है। अब यदि हम कहें n इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि n इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया जाए तो देखिए ध्यान से, हम इस n को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, इसको। तो tn अपमान, हाँ ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, मतलब आपको बस हम थोड़ा सा अवेयर कराना चाहते हैं। टीपी करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, tn बाई, अब यदि n इक्वल टू इन्फिनिटी में हमें करना है, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी करना है तो n की वैल्यू सब जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ क्या आएगा, tn अपान k बाई इन्फिनिटी, ठीक है। और प्लस ये तो 1 हो जाएगा, 1 अपान इन्फिनिटी टाउ टाउ पी नहीं होगा, याद रखिएगा टाउ पी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको tn अपान ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 माइनस 0 और टीपी क्या है, हमको मिला tn अपान टीपी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या बात है यहाँ पे कि जो ये है प्रोसेसर है वो 12 साइकिल्स ले रहा है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, करेक्ट। तो 12 12 और अपान टीपी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इन किस में करेंगे, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर
टीपी लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास स्टेज विद एग्जीक्यूशन टाइम दिया गया है, तो जब भी हम लेते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पाइपलाइन में मैक्सिमम लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा 6 है, तो ये हमें 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 6 मतलब 12/6, ये क्या आएगा 2। तो स्पीड अप हमको क्या निकल के आया 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है, याद रखिए 2 हमें करेक्ट आंसर मिल रहा होगा। हाँ अब देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पे पूरा चीज़ डिस्कस किया, लेकिन हम वही डायरेक्ट यदि यहीं लिख के कर देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले आपको समझना है तरीके से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हमें 2 मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पे इस सॉल्यूशंस पे ज़्यादा आप मतलब जो भी सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना भी आप उस पर डिपेंड मत रहिए, जो हम करा रहे हैं उस पर डिपेंड रहिए, मतलब उस चीज़ को फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए तो ये सॉल्यूशंस थोड़ा दिया गया है, देखना है देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या बोला जा रहा है, पढ़िए ध्यान से पढ़िए इसको। अ पाइपलाइन, अ नॉन पाइपलाइन सिंगल साइकिल प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग एट 100 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दी गई है, इज कन्वर्टेड इनटू द सिंक्रोनस पाइपलाइन प्रोसेसर। अब ये बताया जा रहा है कि ये कन्वर्ट हुआ सिंक्रोनस पाइपलाइन में विद द 5 स्टेज। अब 5 स्टेज हैं और उसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें 2.5 नैनो सेकेंड 1.5 नैनो सेकेंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो 5 स्टेज जो है उसमें मतलब कितने कितने इस हर एक स्टेज का जो डिले होता है, मतलब एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है, ये दिया गया है। रिस्पेक्टिवली द डिले ऑफ लैच का जो मतलब बफर डिले होता है, बफर बोला जाए लैच बोला जाए, वो 0.5 नैनो सेकेंड है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्पीड अप, क्या पूछा है, द स्पीड अप ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज। तो अब हमें फिर वही चीज़ करना होगा 42 में भी, कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब भी बोल रहा है तो बिना सोचे समझे वहीं TN/TP लगाना होगा, ठीक है, जो अभी इसके पहले हम डिराइव किए थे। तो देखिए नॉन पाइपलाइन में क्या क्या दिया गया है, बस उसको नोट कर लेते हैं। नॉन पाइपलाइन में 100 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, क्या दिया गया है 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और अब इसको यदि हमें कन्वर्ट करना पड़े हम, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर इसको मेगाहर्ट्ज में है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए हम बताए थे ना पहले साइकिल टाइम निकालना पड़ेगा, इसके वीडियो में, इसके पहले वीडियो में सब कुछ डिस्कस किए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाइए। अब इसमें साइकिल टाइम इसका क्या होगा ये निकाल लेते हैं अभी हम। साइकिल टाइम क्या होगा 1/100 मेगाहर्ट्ज जो है, ठीक है, मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, यहाँ पे हर्ज। अब हर्ज ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है सेकेंड हो जाएगा 1/100 और मेगा। अब अच्छा आप अब सोचिए कि यदि हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी में 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेगा से गीगा हर्ट्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, ये है। लेकिन हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गीगा हर्ट्ज, और ऊपर 10 रहेगा क्योंकि ऊपर भी तो 10 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब गीगा हर्ट्ज को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे 10 रहेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 नैनो सेकेंड। क्या है ये हमारा साइकिल टाइम। और एक चीज़ और हमने इसके पहले वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो CPI होगा जब कुछ नहीं दिया रहता है, ठीक है,
तो हम इसको 1 ही मान के चलते हैं, करेक्ट। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, कहाँ तक, यहाँ, ये वाला नॉन पाइपलाइन का सब चीज़ हो गया है। अब चलेंगे पाइपलाइन पे, करेक्ट। चलिए देखते हैं तो पाइपलाइन में क्या क्या हमको दिया गया है। पाइपलाइन, ठीक है, के इक्वल टू 5 है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास स्टेजेस हैं 5 स्टेजेस हैं, 5, ठीक है। तो 5 स्टेज, और उसके बाद हमारे पास जो टाउ पी कितना आएगा यहाँ पे, टाउ पी तो मैक्सिमम ऑफ क्या होगा 2.5 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड ना लिखते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली अब कर ले रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम आज ये पूरा, इसमें से मैक्सिमम कौन सा होगा 2.5, 1.5, 2, 1.5, 2.5, तो इसमें से जो मैक्सिमम हमको मिल रहा होगा, ठीक है, 2.5 होगा। लिख भी लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लोग नए भी होंगे देखने वाले, तो इसके लिए, उन लोग के लिए, ठीक है। और जो डिले होता है, बफर डिले, वो 0.5 है, करेक्ट। तो टाउ पी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 2.5 इंटू ये क्या है 0.5। एक चीज़ और भी हम बता देना चाहते हैं, बस आपको जानकारी रहे, ये क्या है स्टेज डिले, क्या है इसे बोलते हैं स्टेज डिले, और ये क्या है बफर डिले, क्या है बफर डिले, या फिर लैच डिले, बफर डिले, सब वही चीज़ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा 2.5, तो 3.0 यही मिलेगा, नैनो सेकेंड, क्या मिलेगा नैनो सेकेंड। चलिए अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ n, जब हमारा हमें ये पता है n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो स्पीड अप क्या होता है यहाँ पे, स्पीड अप इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा हमें स्पीड अप इक्वल टू मिलेगा Tn/Tp, और Tn क्या हमको निकल के आया था, Tn जो है, अच्छा Tn हमने निकाला भी तो नहीं है ना अभी, तो निकालने के लिए Tn के लिए निकाल भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं Tn, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, अच्छा तो एग्जीक्यूशन टाइम दिया ही है, ठीक है, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर साइक्लिंग 10 में, तो हमारे पास Tn क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एग्जीक्यूशन टाइम का एन का नहीं, मतलब वहाँ पे यहाँ पे कोई वो ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर Tn जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 10 होगा, और उसमें क्या होगा टीपी क्या होगा 3.0 नैनो सेकेंड, ओके। सो हम यहाँ पर बस इसको पुट कर देते हैं 10 नैनो सेकेंड अपान, यहाँ पे क्या होगा 3.0 नैनो सेकेंड, क्या मिल रहा होगा यहाँ पे 10/3, 3.33, ये हमें स्पीड अप मिल गया, यही हमें करेक्ट आंसर है मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ ये क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में वही चीज़ किया है, देखिए यहाँ पे 100 था, इसको 10 नैनो सेकेंड बनाया गया है। अब बनाने का प्रोसीजर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 नैनो सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि 1/10 किया गया है, ठीक है। और CPI नॉन पाइपलाइन और CPI पाइपलाइन बाय डिफ़ॉल्ट 1। हाँ तो एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसको तो जो हमें यहाँ पर यदि वो भी देखना है, मतलब CPI, तो हमें यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी जो TP दिया गया है, ठीक है, तो TP इंटू CPI 1 बाई डिफ़ॉल्ट तो रहता ही है, तो ओवरऑल हमको यही मिल रहा होगा आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमें करेक्ट होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, रन टाइम इन्वायरमेंट का ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका बस डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं, अभी डिस्कस बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमारा पाइपलाइन चल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी, आई होप। और ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सपोज अ प्रोसेसर डज नॉट हैव एनी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब कैसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से आपको ये सब पढ़े रहेंगे तो डायरेक्टली कर लेंगे, वरना वैसे नहीं हो पाएगा। जैसे ऑप्शन बी है, इट कैन नॉट हैव नेस्टेड सब रूटीन कॉल्स। सब रूटीन कॉल क्या होता है, सब रूटीन कॉल जो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे हमें आ गया कि कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ से हमें जंप करना होता है और जंप करने के बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये हमारा जो भी हमें सब रूटीन यही है, इसी को बोलते हैं सब रूटीन, ठीक है। फिर ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर यहाँ पे ये फिर से यहाँ से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, तो यही सब रूटीन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। इसका ये क्या है, द यूज ऑफ द मल्टीपल रजिस्टर्स विंडो ओवरलैप कॉज द रिडक्शंस इन द नंबर ऑफ द मेमोरी एक्सेस। बस मैं इसका बस ये याद है, ये फंक्शन और पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 किस में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसको हम बेसिकली अभी नहीं, अभी फिर डिस्कस करेंगे, इसको हमको पाइपलाइन का क्वेश्चन बस सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 स्पीड अप से सॉल्व करिए, ये पाइपलाइन का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कम से कम 3 बार मतलब आ चुका है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर करिए तरीके से पढ़ के। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली कंसीडर टू प्रोसेसर P1 P2 executing a same instruction set. Assume that under identical condition the processor for the same input program running P2 takes 25% less and but incurs 20% more CPI clock cycles per instructions as compared to the program running on P1. If the clock frequency of P1 is 1 GHz, then the clock frequency of P2 is, तो पूछा जा रहा है। अच्छा, आप क्वेश्चंस को अभी नहीं समझे होंगे, हम समझाते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास 2 प्रोसेसर है, एक P1 है एक P2 है। बोला जा रहा है एग्जीक्यूटिंग सेम इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब वो सेम ही इंस्ट्रक्शंस को दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मानना है, एज्यूम करिए सब कुछ। एज्यूम दैट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, एज्यूम करना है कि आइडेंटिकल कंडीशन में फॉर द सेम इनपुट के लिए, मतलब n जो है दोनों के लिए बराबर 10 है, तो इसके लिए भी 10 ही होगा। अब प्रोग्राम रनिंग P2 टेक्स 25% लेस टाइम, मतलब ये टाइम कह रहा है, जैसे मानिए आप इस यहाँ पे कि P2 टेक 25% लेस टाइम बट इनकर्स 20% मोर CPI एज कंपेयर टू द प्रोग्राम रनिंग ऑन P1। मतलब ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ये नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। P2 जो है वो पहला कंडीशन देखिए, P2 जो है वो बताया जा रहा है 25% लेस, मतलब 25% लेस का मतलब क्या हुआ, यदि 7.5 ऑफ P1, ठीक है। यहाँ पर इसका देखिए ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा, एक चीज़ प्रॉपर देखिए। अच्छा, इसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए P2
यदि हम कहें कि P1 इक्वल टू 100 है तो P2 का वैल्यू क्या आएगा? जब P यहाँ पे हम रख देंगे 0.75 इंटू 100 तो P2 का वैल्यू क्या निकल के हमको मिलेगा? 75। तो यहाँ पे 25% कम हुआ हमारा तो इक्वेशन ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से ध्यान दीजिए, दूसरा क्या कह रहा है, जो CPI है मतलब P1 में यदि हम मान लीजिए कि P1 और P2 लेते हैं यहाँ पर, और CPI कह रहा है, CPI जो है यदि मतलब CPI 20% मोर है, इनकर्स 20% मोर CPI, इसका मतलब कि जो P2 में 1.2 ऑफ P1 हो रहा है, और P1 में मतलब हम P1 न माने X मान लेते हैं, यदि ये X है तो ये 1.2X हो रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये CPI की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ का? CPI। ठीक है, CPI का बात। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। टाइम है तो एग्जीक्यूशन टाइम ही हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ETP2 इक्वल टू 0.75 ऑफ ETP1। तो एग्जीक्यूशन इसके लिए क्या क्या हमको ज़रूरत होगी यहाँ पर, मतलब हमें यदि कहें कि यहाँ पर, तो ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, याद रखिए, क्योंकि ये मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम का फार्मूला क्या होता है? देखिए, साइकिल टाइम इनटू CPI होता है। क्या होता है? साइकिल टाइम इनटू गुणे CPI होता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, 0.75 साइकिल टाइम और इनटू CPI होगा। दोनों का CPI लिख दिया जाए। CPI कितना है? CPI एक का X है, एक में दिया गया है X इसका, और यहाँ पे साइकिल टाइम P2 के लिए कुछ दिया गया है क्या? अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए, इस वाले पॉइंट पे जो 1 गीगाहर्ट्ज़ है ये P1 के लिए दिया गया है। P1 मतलब 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ? 1 नैनो सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 नैनो सेकेंड। क्या है? साइकिल टाइम। जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये साइकिल टाइम। अब देखिए, यह हमारा P2 है। बेसिकली ना हमें यहाँ पर साइकिल टाइम यदि हमें निकल जाए तो हम फ्रीक्वेंसी को भी निकाल लेंगे। और जैसा कि हमें दिया गया है 0.75 इंटू साइकिल टाइम क्या है? P1 का, P1 साइड में P1 का कितना दिया गया है? 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, इंटू CPI कितना है? अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट किया है, 1 गीगाहर्ट्ज़ को कन्वर्ट करेंगे कैसे ये भी अच्छा दिखा देते हैं। ठीक है, 1 जब गीगाहर्ट्ज़ है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 1/1 ये गीगाहर्ट्ज़ जब कन्वर्ट होता है तो गीगा नैनो और हर्ट्ज़ जो है ये सेकेंड बन जाता है। तो 1/1 नैनो सेकेंड मतलब ओवरऑल 1 नैनो सेकेंड ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। बस अब हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे CPI क्या दिया गया है इसका? CPI जैसे यहाँ पे P1 का क्या लिया गया है? CPI P1 का CPI क्या है? X। तो यहाँ पे 1.2x होगा। क्या होगा? 1.2x। और साइकिल टाइम, अब यहाँ से 1x ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा क्या? साइकिल टाइम इक्वल टू
साइकिल टाइम क्या बचा 1.2 अपान क्या हो गया यहाँ पे 0.75, यही होगा। ठीक है, और फिर ये कितना आएगा यहाँ पे, ये साइकिल टाइम है। ओके, ठीक है, ठीक। अब हमें इसको वो करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 पॉइंट कितना आएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, अच्छा एक मिनट, यस, यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए मैं भी गलती कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। ये अब यहाँ पे सब कुछ बन गया है, फॉर्मूला हर चीज़ है, हमको साइकिल टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट, इतने को चलेगा। और देखिए ध्यान से, ये तो हमें निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइकिल टाइम इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, साइकिल टाइम इक्वल टू 0.75 अपान 1.2 बोल सकते हैं, 1.2 नैनो सेकेंड। लेकिन यदि हम इसी को कह दें कि 1.2, अब 1 अपान में कर दें, 1 अपान साइकिल टाइम, तो ये भी 1 अपान होगा, तो बस ये क्या हो जाएगा 1.2 अपान 0.75 गीगाहर्ट्ज। ये क्या बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 पॉइंट, इसको करेंगे 1.6 गीगाहर्ट्ज आ रहा होगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखिए या फिर मोबाइल से ही कर लीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर 1.6 गीगाहर्ट्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये जो हमने तरीका बताया है वही तरीका से यहाँ पे भी सॉल्व किया गया होगा। आई ठीक है, इसको भी सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, इसमें सॉल्यूशंस डायरेक्ट दे दिया गया है, आप इसको रीड करिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वैसे इस सॉल्यूशन को अब देख भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए अभी 2 बार। ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है बेस लाइन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम ऑन 2 GHz single core machine is 100 nanosecond. The code corresponding to the 90% execution time can fully parallelize the overhead for using an additional core 10 nanosecond when running on a multi-core system. Assume that all core in the multi-core systems run their share of parallelized code for an equal amount of time. The number of the core, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ये पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द कोर दैट मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पे बेसिकली जैसे एक पैरेलल एग्जीक्यूशंस एक जगह हो रहा है, ठीक है, और एक जो हो रहा है मतलब वैसे तो हमारा जो 90% एग्जीक्यूशन टाइम है वो पैरेलल कोर पे हो रहा है, और 90% मतलब 100 टोटल नैनो सेकेंड है, तो उसमें से 90 सेकेंड वो वहाँ पर हमें क्या यूज हो रहा है पैरेलल में,
बचा कितना, 100 में से 10 बचे, 10 जो है सूर्य सीरियल में यूज होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर बस इसको समझ लीजिए, जो 1 कोर डेफिनेटली टेक 100 नैनो सेकेंड। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आई होप। क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए सिंगल कोर यूज करते हैं, यदि डबल कोर यूज करते हैं, ट्रिपल कोर यूज करते हैं और 4-5 ऐसे कोर यूज करते जाएँ, तो हमें नंबर ऑफ कोर्स कितना, कम से कम कितना कोर मतलब हमको रिक्वायर होगा मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल कोर लिए थे तो हमारे पास 100 नैनो सेकेंड आया, फिर 65 आया, 60 आया, लेकिन यहाँ से बढ़ना चालू हो गया। तो इसलिए ऐसा हम क्वेश्चन को आप इस आंसर के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है, कि मिनिमाइज करना है एग्जीक्यूशन टाइम को। तो यदि हम 1 कोर यूज करते हैं तो वहाँ पे 100 नैनो सेकेंड लगेगा। 2 कोर यूज करेंगे तो उसमें से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप उस चीज़ को समझिए। टोटल 100 नैनो सेकेंड दिया गया है, इसमें से 90% जो है वो पैरेलल है, तो पैरेलल कोर है। तो यहाँ पे मतलब 90 मतलब 90 नैनो सेकेंड जो हो गया हमारा पैरेलल हो गया। बचा कितना, तो 10 बचा। 10 नैनो सेकेंड जो है वो क्या है, सीरियल है, करेक्ट। और ध्यान से देखिए यहाँ पर उसके बाद जो एक्स्ट्रा ओवरहेड बोलेंगे इसे, कि ये एक्स्ट्रा ओवरहेड होगा फॉर 1 एक्स्ट्रा कोर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कोर विल टेक 90, मतलब 2 कोर, यदि देखो ध्यान से समझना होगा यहाँ पे, 2 कोर्स विल टेक 90। तो यदि एक कोर का बात करें यहाँ पर तो हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जैसे 90 सेकेंड है ना, ठीक है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 45 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, 45 नैनो सेकेंड ईच, ठीक है, यदि 2 कोर यूज हो रहा है तब। और 10 जो हुआ सीरियल में, जो कि मतलब ये 10 पैरेलल में नहीं है, तो सीरियल में हमेशा 10 नैनो सेकेंड ही यूज होगा। तो 45 प्लस 10 और ओवरहेड जो एक्स्ट्रा, मतलब 1 एक्स्ट्रा कोर फॉर, यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पे एडिशनल 10 नैनो सेकेंड फॉर, यहाँ पे यूज हो रहा है ओवरहेड के लिए, यहाँ ये पढ़िए ओवरहेड फॉर द यूजिंग। तो यहाँ पर ओवरहेड 10 नैनो सेकेंड का है, तो टोटल कितना आएगा, 45 जोड़ दीजिए इसको, 10 प्लस 10 कितना आ रहा है, 65 नैनो सेकेंड, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है ये। तो 65। अब जब हम कहें कि 3 कोर यूज करते हैं, तो 3 कोर यदि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पैरेलल के लिए 90 नैनो सेकेंड तो लग रहा था। 3 कोर यूज करेंगे, ईच का कितना लगेगा, 30 नैनो सेकेंड ईच पे, मतलब यहाँ पे 3 कोर यूज करने जा रहे हैं ना, तो एक कोर के लिए कितना लगेगा, 30 नैनो सेकेंड प्लस यहाँ पे जो सीरियल में चलेगा उसका कोई उसमें बदलाव या चेंजेस नहीं आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जब हम 3 कोर यूज कर रहे होंगे, ठीक है, 3 कोर के लिए, तो एक एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे दो लगेगा, 2 एक्स्ट्रा कोर लगेगा, जो कि 20 नैनो सेकेंड उसका बन रहा होगा। और ये टोटल मिला कितना आ रहा है, 30 और यहाँ पे 60 नैनो सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, 3 कोर पे। अब यदि 4 कोर पे चेक करें तो बस उसको 90 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, यहाँ पे 22.5 आएगा समथिंग, ठीक है। तो 22.5 आएगा, तो 22.5 ईच कोर के लिए, सीरियल में 10 लगेगा ही। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोर है, एक्स्ट्रा कोर के लिए 30 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 22.5 प्लस 10 प्लस 3 एक्स्ट्रा कोर 30, तो कितना हो जाएगा, समझिए ध्यान से इसको। और ये हमको मिल रहा है 62.5 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब हम 3 कोर का यूज कर रहे थे तब तक तो 60 नैनो सेकेंड था, लेकिन जब ये 4 कोर वाला हम यूज करना चालू किए, जिसमें 22.5 और 10 और यहाँ पे क्या है 30, ये जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 60 से बढ़ के कितना हो गया, 62.5 नैनो सेकेंड। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स कितने यूज कर सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए,
तो हम यहाँ पर जो कोर यूज कर रहे होंगे वो हम कौन सा यहाँ पर केवल 3 कोर्स यूज करेंगे। कितना? 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं, ठीक है। खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4th दोनों क्वेश्चन सेम है। मतलब क्वेश्चन जो है वो मतलब क्वेश्चन में कोई भी इस तरीके से मतलब बदलाव नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं क्रिएट है। आप शायद देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ही था शायद इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इन एन enhancement of a design of CPU the speed of a floating point, यहाँ पे floating point has been increased by 20%। एक floating point मतलब CPU है, ठीक है। enhancement मतलब कुछ उसमें enhance कर रहे हैं डिज़ाइन को, डिज़ाइन में कुछ हम चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसका स्पीड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट क्या हो गया? इंक्रीज किया कितने परसेंट से? 20% से। द स्पीड ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फ्लोटिंग पॉइंट है एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट यूनिट हैज बीन इंक्रीज्ड बाई 10%। तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 10% से ये इंक्रीज हो गया। व्हाट इज़ द ओवरऑल स्पीड अप अचीव्ड इफ द रेशियो of the number of the floating point operations to the number of the fixed point operations is to 2:3 floating point operations used to take twice times taken by the fixed point and in the original design। देखिए ध्यान से इसको क्वेश्चन को पहले आप 2 बार रीड करिए 2 टाइम्स, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको प्रॉपर समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट जो है, फ्लोटिंग पॉइंट 20% दिया जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, और फिक्स पॉइंट का 10% है, करेक्ट यही ना? ठीक है, तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट स्पीड कितना है? 20%। और फिक्स्ड पॉइंट यूनिट कितना? 10%। और फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट से 2 टाइम्स अधिक है, यही कह रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन यूज्ड टू टेक ट्वाइस टाइम्स टेकन बाय द फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पर यदि हम ये कहें कि फिक्स्ड पॉइंट का टाइम, फिक्स्ड पार्ट का ना, फिक्स पार्ट लिख लेते हैं, पार्ट टाइम। यदि हम टाइम को x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3x, ये सही है। और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या होगा? क्यों 3x हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो फिक्स्ड पॉइंट का जो रेशियो दिया है 2:3, तो 3 जो है ये फिक्स्ड के लिए, और फ्लोटिंग कितने? 2 के लिए। फ्लोटिंग पार्ट टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, ऑपरेशन यूज्ड टू टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये ट्वाइस है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? ट्वाइस है किससे? फिक्स्ड पॉइंट से। तो 2 × 2x कितना हो जाएगा? ये 4x। तो ओरिजिनल टाइम कितना निकल के आएगा? मतलब हम टोटल ओरिजिनल टाइम यदि हम यहाँ पे निकाले, टोटल ओरिजिनल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? जोड़ दें इसको,
3x प्लस 4x कितना आएगा 7x। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो मतलब जो फिक्स्ड है वो 10% से बड़ा है, तो फिक्स्ड पॉइंट कितने से बड़ा है 10% से, और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो कितने परसेंट से बड़ा है 20% से। यही ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लिखा गया है, ये 20% से बढ़ा गया है और ये तुम्हारा 10% से बढ़ा गया है। तो क्या होगा देखिए, अब ध्यान से हमको यहाँ पे समझना ही होगा, बिना समझे तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मतलब यहाँ पर बेसिकली जो यदि हम टाइम हमारा यदि x लग रहा है, ठीक है, तो 10% से बढ़ गया 10% से बढ़ेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। अब हमें कैलकुलेट किसका करना है, टी हमें यहाँ पर अभी जो क्या हो रहा है कि जो हम 10% से फिक्स्ड स्पीड बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, फिक्स्ड स्पीड इंक्रीज्ड बाई, किससे इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो 10% से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने से 10% से। तो टाइम क्या होगा, मतलब यदि टाइम निकालें हम फिक्स्ड के लिए, तो हम क्या ये चीज़ बोल सकते हैं कि x अपान 1.1, x अपान 1.1 तो बात अपने जगह है। लेकिन अब जैसे कि हमें रेशियो पता होना चाहिए ना, रेशियो क्या हमें मिल रहा है, फिक्स्ड का रेशियो कितना है, फिक्स्ड का 3 है, तो 3x बाई 1.1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से टी फ्लोट के लिए देखेंगे भाई, फ्लोट के लिए निकालेंगे तो कुछ मतलब बस अंतर कहाँ पे आएगा, हमें यहाँ पर 2 इंटू 2x अपान 1.2 यही होगा, तो हमें 4x बाई 1.2 होगा, करेक्ट। अब स्पीड अप यदि हम निकालें तब स्पीड अप इक्वल टू टी ओल्ड अपान टी न्यू, इसे हम बोलेंगे ओल्ड, और इसे जो हम अभी फाइंड आउट किए हैं ये हमारा हो गया न्यू। तो हमें यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट करिए आंसर निकल के चला आएगा। तो हमारे पास कितना है, ये 7x है, तो कितना हो जाएगा 7x अपान ये हो जाएगा 4x बाई 1/2, यही होगा 1.2। अच्छा, एक जगह हमने फिर गलती क्या किया, अब बताइए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम गलती कर दिए कि हमें जब ये चीज़ निकल गया तो स्पीड अप पहले हम इस चीज़ को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, मतलब इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तब ना हमारा वो न्यू टाइम निकल के आएगा, टी न्यू होगा जो कि, तो हमें इसको ऐड करना होगा ना भाई, 3x अपान 1.1 प्लस 4x अपान 1.2। अब इसको हमें ये हमारा न्यू मिला है, तो इसको करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, इसको करेंगे जब सॉल्व करिए टी न्यू के लिए, तो एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पे ठीक है कितना आएगा, ये देखिए ओवरऑल कितना ये हमारा 4 है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट अपने से खुद से करिएगा, ठीक है, कोशिश अपने से। और यहाँ से जैसे मान लीजिए कि हम कर ही देते हैं, 12×36 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36x प्लस ये 44 बोल सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा 13.2
कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको न्यू करिए और यहाँ पर ये इसको जब हम फिर से सॉल्व करेंगे प्रॉपर कैलकुलेटर से बैठ के सॉल्व करिए, तो ये हमें जोड़ के फिर फाइनल एट एक्स बाई क्या मिल रहा होगा 1.32, ठीक है। अब जानते हैं हमें स्पीड अप निकालना है, ठीक है। स्पीड अप निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे बस टी ओल्ड अपन टी न्यू कर दीजिए, फार्मूला में पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। क्या आया यहाँ पे देखिए 7x अपन 8/8x डिवाइड बाई 1.32 क्या होगा 8x3, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 7x अपन 8x तो रहेगा ही, 1.32 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको फाइनल सॉल्व करने पे हमें कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट 7 and 2 1.3, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 1.155, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन भी है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है, कुछ लगा सकते हैं तरीका। अच्छा, ये 5 कैसे आया है, कुछ वो नहीं किया है गया है इसमें, 5 मतलब जोड़ दिया गया है। जैसे पहले में हमारे पास 3x था और 2x था, तो ओवरऑल कितना आएगा 5। इसमें कितना था 3x था प्लस क्या था 4x, ठीक है। तो वो 5 यहाँ पे आया है, बस उसकी वजह से ही आया है, ठीक है। आप उसका मेरा जो अप्रोच है उसको फॉलो कर लीजिए, यदि ये भी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्यूशन के ही थ्रू मैं अभी इसको सॉल्व कर लूँगा। अच्छा, ये क्योंकि मतलब बस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, हमारा इंटेंशन यही है। हमें ये नहीं अपने मतलब ये दिखाना है कि हमको बहुत चीज़ें मतलब मेन हमारा मकसद क्या है कि आप लोग को समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए प्रॉपर 2 टाइम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the fixed point unit processor using design D take 2T cycle and compare to the T taken by fixed point। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, there are 2 more design suggestions D1 D2। D1 uses 30 more cycles for fixed point unit but 30% less for the floating point unit compared to the design D। D2 uses 40% लेस, मतलब 40% कम यूज कर रहा है D2, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे पॉइंट यूनिट एंड 10% मोर साइकिल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एच कंपेयर टू द डिजाइन D फॉर अ गिवन प्रोग्राम which has 80% fixed point operation and 20% floating point operations. Which of the following ordering reflect the relative performance of the three design? D greater than DJ, DI is faster than, तो ये डिनोट कर रहा है। देखिए हम चलते हैं सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में इसी को 1 मिनट इसको सिलेक्ट करो और इसको यहीं पे लाके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चलिए समझते हैं इसको इसी से। जल्दी समझ में आएगा, कहने का मतलब ये है। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, मतलब हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए t इक्वल टू क्या हो रहा है, मतलब 0.8 इंटू टाइम टेकन बाई फिक्स्ड पॉइंट प्लस 0.2 टाइम टेकन बाई फ्लोटिंग पॉइंट। तो d की वैल्यू यहाँ से निकला, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पर
2t cycle compared to the t cycle taken by fixed point, मतलब d take 2 cycle, d take 2 cycles compared floating point of a processor using design d takes, तो floating point के लिए कितना लगा 2 cycle यहाँ पे, इसके लिए 2 cycle और इसके लिए t cycle फॉर द फिक्स्ड पॉइंट। देखिए यहाँ पे t cycle फिक्स्ड के लिए है, ठीक है, और ये क्या है फ्लोटिंग के लिए। तो ओवरऑल हमको क्या क्या मिल रहा है, d इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पे 1.2 t आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर d1 का चेक करते हैं। d1 में क्या बोला जा रहा है, d1 यूजेस 30% मोर साइकिल फॉर फिक्स्ड। 30% मोर का मतलब क्या हुआ, 1.3, ठीक है, 1.3 t प्लस, अब उसके बाद देखिए तो 0.8 इंटू 1.3 t, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ना, किसके लिए यूज किया जा रहा है, फिक्स्ड के लिए। तो फिक्स्ड के लिए ये पहला यूज कर लिया गया 0.8 इंटू, ठीक। अब देखिए और ये 0.8 आया कहाँ से, यहाँ से आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विच हैज़ द 80% फिक्स पॉइंट ऑपरेशंस एंड 20% फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। तो यहाँ से हम लोग को वो चीज़ मिला, रिलेटिव परफॉर्मेंस पूछ रहा है। तो देखिए D1 के लिए क्या होगा, 30% मोर फिक्स फॉर 30% लेस, 30% लेस किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फिर 30% लेस, तो 0.2 इंटू 0.7 इंटू 2t, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 30% लेफ्ट फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द d। तो देखो इन दोनों को कैलकुलेट करने पे हमें 1.32 मिला। लास्ट d2 के लिए क्या बोला जा रहा है, ये तो 0.8, ये तो यहीं से हो गया 0.6, मतलब यहाँ पे 0.6 का मतलब 60%, मतलब 40% लेस होगा, ठीक है, हाँ सही है। ये D2 यूजेस 40% लेस साइकिल फिक्स्ड एंड फिक्स्ड के लिए, और पॉइंट फिक्स्ड के लिए कितना यूज कर रहा है, 40% लेस, और 10% मोर साइकिल कितना आ रहा है, 1.1, 0.2 इंटू 1.1 इंटू 2t कितना आया यहाँ पर 0.92t। तो ऑब्वियस सा यहाँ पर हमारे पास D2 इज़ द बेस्ट डिज़ाइन। क्यों बेस्ट डिज़ाइन है D2, ओवरऑल देख लीजिए यहाँ पर कि बेस्ट डिज़ाइन फॉर द गिवन परफॉर्मेंस। अच्छा, हमें रिलेटिव पूछा जा रहा है, रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि D1 का वैल्यू हमारा D इक्वल टू 1.2t आ रहा है, D1 का वैल्यू कितना आ रहा है 1.32, और D2 की वैल्यू 0.92 आ रहा है। तो इसी के ऑर्डर में कर दीजिए। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, कैसे, क्योंकि D2 पहले आएगा फिर उससे, ठीक है, D2 आएगा और D2 हो गया, उसके बाद D, फिर उसके बाद D1। यहाँ पर 1.2 D और 0.92, तो D2 बेस्ट डिज़ाइन इसलिए होगा क्योंकि टाइम इसमें सबसे कम यूज हो रहा है, करेक्ट। फिर उसके बाद D, फिर D1 में ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यही तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्चुअल मेमोरी, अभी इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर जो है, आंसर यहाँ पे A और B है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब वर्चुअल मेमोरी डिस्कस करेंगे तब इसका भी जो भी आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया, ठीक, वर्चुअल मेमोरी का ये क्वेश्चंस TVL। अच्छा, इसमें क्या है, इन द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन पाइपलाइन द अर्लीस्ट दैट द डेटा TVL ट्रांसलेशंस लुक असाइड बफर कैन बी एक्सेस्ड। तो ये जब कब होता है पता है, ये जब
ड्यूरिंग नहीं होता है, मतलब जब टीवीएल, इसका हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं इसके पहले वीडियो में, मतलब 2 वीडियो पहले, उसमें हम बताए हैं कि कैसे वर्चुअल मेमोरी को क्या बोलते हैं, कैसे समझेंगे वर्चुअल मेमोरी जो होता है, ठीक है, घर का एग्जांपल लेके समझाया गया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, पाइपलाइन, और यहाँ पे इसरो का पहला क्वेश्चन है जो कि आप जल्दी जल्दी इसको देख के बताइए, क्योंकि ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर सफ़र इफ़, मतलब हमारा जो पाइपलाइन प्रोसेसर कब सफ़र करेगा। द पाइपलाइन स्टेज हैव डिफरेंट डिलेज, ठीक है, ये आपको पता होगा कि जब सेम डिले होता है तो पाइपलाइन बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, तो डिफरेंट डिले है तो सफ़र करेगा, तो ये करेक्ट आंसर है। कंजिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, तभी सफ़र करेगा। इसका कहने का मतलब जो हमारा I1 इंस्ट्रक्शन है ये डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे, तो क्या होगा, मतलब पाइपलाइन प्रोसेसर प्रॉपर मतलब तब सफ़र करेगा, ठीक है, सफ़र करेगा, ठीक है, उससे जूझेगा, झेलेगा, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और द पाइपलाइन स्टेज शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज, यदि पाइपलाइन हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करेगा तब भी सफ़र करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक हार्डवेयर प्रॉपर किसी के लिए बनाया गया, लेकिन हम इसी हार्डवेयर को कई मतलब हम इसको शेयर कर दें और भी डिफरेंट यूजेस के लिए, तो ये क्या होगा यहाँ पे, मतलब तरीका, मतलब ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि मतलब हम उस हार्डवेयर को स्पेसिफिक किसी एक पर्पज़ के लिए यूज करेंगे तो सही रहेगा, यदि हम शेयर कर देते हैं तो वहाँ पे हमें सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, रीड कर लीजिए जो समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे J+1 इंस्ट्रक्शंस है, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ jth इंस्ट्रक्शंस एज एन ऑपरेंड, एग्जीक्यूशन आर द कंडीशनल जंप, ये क्वेश्चंस हम एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करिए, समझिए, प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देखते हैं, और ये रीड भी कर सकते हैं, हम रेफरेंस इसलिए इसको दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है, इसमें ये भी क्वेश्चंस किया गया है, क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, ये इसमें क्या बोला जा रहा है, चलिए कर भी लेते हैं। मतलब इसमें ओवरऑल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, ठीक, और ये इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले, इसलिए आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप जाइए और उस वीडियो को प्रॉपर देखिए, जिससे आप सभी को क्लैरिटी बन सके, क्वेश्चन समझ में आ पाए, ठीक है। इसमें करना क्या है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्टेजेस कितने दिए हैं, k इक्वल टू यहाँ पे 4 दिया गया है, n इक्वल टू यहाँ पे n मतलब ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना है 3, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 6 होगा, ठीक, 6 4 3 7 -1 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस जो है 3 क्लॉक साइकिल लेगा, ऐड सब्सट्रैक्ट जो है मतलब वो क्या करेगा 1 क्लॉक साइकिल, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए 1 क्लॉक साइकिल और मल्टीप्लाई के लिए 3 क्लॉक साइकिल, तो इसमें से -1 ये तरीका बताए हैं पीछे, आप प्लीज़ जाइए, नहीं कहिए तो प्लीज़ आप वहाँ पे समझिए, नहीं आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन को कम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 ये आया था और ये हमारा 2 कितना है 8 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से कई पैटर्न क्वेश्चंस हैं, मतलब कई नहीं है, सेम पैटर्न के कई क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको जाके सॉल्व करिए। ये क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन द पाइपलाइन प्रोसेसर टू हैंडल द काइंड ऑफ हजार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये शायद सॉल्यूशंस हो या ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी हमने यही क्वेश्चंस अभी जस्ट यही क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर शायद 41 या 42 में था, ठीक है। तो आप उसको 41 या 42 पे था, तो इसका आंसर क्या आ रहा था 2,
12/6 कितना आ रहा था 2, हमें तो याद है, ठीक है 41 का था, हाँ यही है। ये देख लेते हैं क्या है, एज्यूम दैट द, यहाँ पे क्या है, एज्यूमिंग द आइडियल कंडीशंस, हाँ स्पीड ऑब्टेन्ड बाय द एन स्टेज पाइपलाइन। एन स्टेज पाइपलाइन पे क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा यहाँ पे। तो आंसर इसका मतलब सी होगा, इसको आप इसका आंसर सी होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको पढ़िए और सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा हम बस आउटर व्यू दे देते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में सब वीडियो मतलब कंप्लीट हो चुका है, आप इसको देखिए। यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे नॉन पाइपलाइन में है, नॉन पाइपलाइन एनपी लिख देता हूँ शॉर्टकट में। और यहाँ पे क्या दिया गया, क्लॉक रेट कितना दिया गया, 2.5 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। और क्या दिया गया, सीपीआई एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज में 4, देखिए 4। तो इसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेते हैं इन नॉन पाइपलाइन कितना होगा। ये इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.2.5 इंटू 4 यहीं आएगा, करेक्ट। और सेम पाइपलाइन प्रोसेसर में अब हम निकालना है हमको। तो पाइपलाइन प्रोसेसर हैविंग द 5 स्टेजेस बट ड्यू टू द इंटरनल पाइपलाइन डिले इंटरनल क्लॉक स्पीड। अब देखिए एक्स के लिए, पाइपलाइन के लिए, पाइपलाइन में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कितना जो यहाँ पर ड्यू टू हम, ठीक है, द सेम प्रोसेसर इज अपग्रेडेड पाइपलाइन प्रोसेसर विद 5 स्टेज। तो k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5। अच्छा, इससे क्या हमको कुछ आइडिया मिलेगा क्या, यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। ये बस एक फंसाने, मतलब फंसाना नहीं है, उसको दे दिया गया है। लेकिन हमको बेसिकली साइकिल टाइम इनटू सीपीआई एवरेज चाहिए। और देखिए यहाँ पे बोला भी जा रहा है देयर इज ए नो स्टॉल्स इन द पाइपलाइन। यदि हमारे पास जीरो, नो स्टॉल मतलब जीरो स्टॉल, और जीरो स्टॉल मतलब सीपीआई एवरेज क्या होगा, 1 होता है, ठीक है 1। इसमें एक ऐड कर देंगे, जैसे यदि 3 स्टॉल है तो 4 सीपीआई एवरेज आएगा। एवरेज सीपीआई कितना आएगा, 4। तो ये याद रखिए, और ठीक है 1 आया। अब देखिए पाइपलाइन में हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा इंटू यहाँ पे सीपीआई एवरेज 1 है बस। अब हमें स्पीड अप निकालना है, निकालना है क्या है, स्पीड अप। स्पीड अप इक्वल टू क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम इन नॉन पाइपलाइन अपन एग्जीक्यूशन टाइम इन पाइपलाइन। कितना कितना आया, 1/2.5 इंटू 4 अपान ये क्या है 1/2 इंटू 1। देखिए कट पिट रहा है, इसका फाइनल आंसर 3.2 समथिंग आ रहा होगा, 3.2। एक बार चेक भी कर लेते हैं, हमको पता नहीं है ऐसा आंसर क्या दिया गया है, 3.2। देखिए सही है, 3.2 आंसर, यही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 पे। 8 क्या बोला रहा है, देखिए अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर 12 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं फॉलोइंग ऑपरेशंस, ये सब ऑपरेशंस दिया गया है, ठीक है। अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर 12 जनरल पर्पज रजिस्टर्स फॉलोइंग ऑपरेशंस आर सपोर्टेड, मतलब जो ऑपरेशंस है वो सपोर्ट कर रहा है। ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई जो है टेक 2 क्लॉक साइकिल, ऐड जो हो रहा है वो 1 क्लॉक साइकिल। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, हम जल्दी में कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक्सप्रेशन। इसको कितना लगेगा इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करने में। चलिए तो इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट कर ही लेते हैं। तो देखिए लिखा है क्या, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड। इस यहाँ से वाई कॉमन कर लेते हैं, एक्स बचा है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक्स जेड प्लस यहाँ पे क्या बचा, जेड, करेक्ट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए y इंटू वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस जेड। तो यहाँ पे ऐड कितने हैं, ऐड 1 2 ऐड है
2 मल्टीप्लाई कितना है 2। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई है। और क्लॉक साइकिल्स कितने लग रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए 2 क्लॉक साइकिल। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा गया 2 क्लॉक साइकिल, इसके लिए 1 क्लॉक। बस कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा 4 प्लस 2 6। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 6 साइकिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से 11 की तरफ बढ़ेंगे। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कंसीडर अ फॉलोइंग असेंबली कोड हाइपोथेटिकल रिस्क प्रोसेसर 4 स्टेज पाइपलाइन है। इसमें फेच, डिकोड, रीड, एग्जीक्यूट, राइट ये सब दिया गया है। और यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर ऐड R1 R2, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस दिए गए हमको यहाँ पर पता करना है कि ऑप्शंस इसमें से कौन सा करेक्ट है। और मतलब आइडेंटिफाई द पॉसिबल पाइपलाइन हजार्ड एंड अफेक्टेड इंस्ट्रक्शंस। कौन सा इंस्ट्रक्शंस है रीड आफ्टर राइट ड्यूरिंग द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के समय पे। यहाँ पे देखिए क्या ये रीड आफ्टर राइट हो रहा है। रीड आफ्टर राइट हजार्ड मतलब RAW, तो इसमें देखेंगे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस पे और R3 क्या यहाँ से कुछ मिल रहा है, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसमें देखते हैं रीड आफ्टर राइट हजार्ड ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के समय रीड आफ्टर राइट हजार्ड। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें और इसमें करेक्ट है। यहाँ से ये जो है RAW हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। तो और सा ऑप्शन गलत होंगे, आप करिए ना इसको। रीड आफ्टर राइट हजार्ड ड्यूरिंग द ऐड के समय, ठीक है, ऐड पे रीड आफ्टर, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पहला, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। राइट आफ्टर राइट हजार्ड ड्यूरिंग द मल्टीप्लाई, इधर तो हो ही नहीं रहा है, इस साइड R1 के साइड में, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा। आंसर जैसे राइट के लिए राइट आफ्टर राइट मल्टीप्लाई, इधर R5 क्या इधर है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक, देख लेते हैं बी ही था। ठीक, इसमें दिया गया है, इसको सॉल्यूशन से ही समझ लेते हैं, ठीक है। अ पाइपलाइन P ऑपरेटिंग ओवर 400 मेगाहर्ट्ज एंड स्पीड अ फैक्टर of 6 and operating 70% efficiency, how many stage are there in the pipeline। तो देखिए इफ़िशियंसी दिया गया है, ठीक है, यहाँ से तो 70%, तो इफ़िशियंसी ऑफ द के स्टेज यहाँ पे दिया गया है। और हमको पता है स्पीडअप को SK अपान यदि K करेंगे, ठीक है, तो वो इफ़िशियंसी निकलता है। तो वहाँ से हम K की वैल्यू, इफ़िशियंसी ऑफ द के स्टेज पाइपलाइन निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ पे हमारे पास 9 स्टेज आएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर यही 9 होगा। क्या होगा 9। इसमें क्या है, पाइपलाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर, पाइपलाइन टेक्निक इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। मतलब पाइपलाइन, तो बेसिकली इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पाइपलाइन यूजेस माइक्रोवेव टू इम्प्रूव द। देखिए ऐसा क्यों क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जब हम कहते हैं कि हमारा क्लॉक फ्रीक्वेंसी जितना स्पीड, मतलब यदि 2.5 का क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है, तो जितना ज़्यादा हमारा क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी
यदि हमारा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना टाइम जो होगा कम लेगा, ठीक है, उतना टाइम कम होगा। तो प्रोसेसर का यदि टाइम कम हो रहा है तो वही तो बेस्ट हुआ ना। इसी माइक्रो प्रोसेसर इम्प्रूव करेगा विच ऑफ द पैरामीटर मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। जब भी लैपटॉप खरीदने भी जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कितने गीगाहर्ट्ज का है, तो वही चीज़ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 9, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट, a 5-segment pipeline with a clock cycle 20 nanosecond in each operations. Find out of the approximate speed up ratio between the pipeline and non-pipeline executing the 100 instructions if an average of a 5 cycle and a bubble data hazard has introduced in the pipeline. तो यहाँ पर बस ध्यान से देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे समझ लेते हैं। नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस टाइम निकालना है विदाउट पाइपलाइन के लिए, तो हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस और नंबर ऑफ़ स्टेजेस, ये नॉन पाइपलाइन के लिए बता रहा हूँ, और क्लॉक साइकिल पर स्टेज। यहाँ पे 100 इंस्ट्रक्शन हो गया, स्टेजेस 5 हो गए, कितने क्लॉक साइकिल्स लग रहे थे 20, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आया वैल्यू। उसके बाद टी पाइपलाइन में क्या करते हैं, टाउ पी इक्वल टू मैक्सिमम निकालते हैं स्टेज डिले प्लस क्या होता है बफर डिले, तो इससे निकाल लेंगे हम वो चीज़, ठीक है, ओवर हेड ड्यू टू स्टॉल। फिर हमें यहाँ पर कितना मिल रहा होगा ये, और तो जब हम इसको पाइपलाइन के लिए देखेंगे तो 5 इस यहाँ पे 5 + 99 मतलब 100 - 1, ये कितना हो गया नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 20 क्या है, 20 क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे ये कितना आएगा तुम्हारा 20 कॉमन कर लो इसमें से, तो 124 × 20 स्पीड अप क्या आएगा 124/1, तो यही हमारा 4.303 आंसर हो रहा होगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एवरेज 5 साइकिल्स दिया है, ठीक है, इफ़ एन एवरेज 5 साइकिल्स बबल ड्यू टू द स्टॉल्स, ठीक ठीक ठीक। तो वही चीज़ कह रहा है कि क्लॉक साइकिल्स 20 दिया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो ग्रुप दिया गया है व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, ठीक है। यहाँ पे आके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा आंसर इसको लिख से, ठीक। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर कर रहे होंगे, मेमोरी हायरार्की के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी बहुत हैक्टिक होगा। उसमें भी लगभग हमको यदि अच्छे से प्रॉपर बात करें तो 6 से 7 वीडियो लग सकते हैं, और हर एक वीडियो का लेंथ लगभग, मतलब एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं, मतलब जो कैश मेमोरी है उसमें लगभग 80 क्वेश्चंस है, ठीक है। और भी मिला जुला के पूरा यदि हम पूरा डिस्कस करेंगे तो एक वीडियो में यदि हम 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो आप समझिए कि, और सभी मतलब ऐसे ही यदि हमारे पास 100 क्वेश्चंस है तो 5 वीडियो लगेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए और अच्छे से काम करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।